Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sandeep and you are watching Maths with Sandeep Bhatt. अगर आप मैथमेटिक्स को लॉजिकली, सिस्टमैटिकली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ईजिली समझना चाहते हैं तो आज का ये सेशन सिर्फ आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट मैथ से डरते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश करते हैं। But here we don't just solve question, we master the logic behind them. चाहे आप स्कूल या कॉलेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट हो, मेरा मिशन है आपके मैथ्स के डर को कॉन्फिडेंस में बदलना। So without any further delay, let's get started with today's topic, integral calculus. बीएससी मैथमेटिक्स या आप बीटेक मैथमेटिक्स कर रहे हैं और आपके सिलेबस में इंटीग्रल कैलकुलस है, तो आज से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा इंटीग्रल कैलकुलस का। और आज हम लोग जो फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल फंक्शन किसको कहेंगे? सर जब हमारे पास इंटीग्रेशन में इस तरह का पॉलिनोमियल आ जाए तो ये जो पॉलिनोमियल है ये रैशनल पॉलिनोमियल है और ये क्या है? इरेशनल है। क्या है? इरेशनल। तो हम लोग जो सीखने वाले हैं आज, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल फंक्शन। मेरे को इंटीग्रेशन सीखना है और आप क्लास 12 लेवल में इंटीग्रेशन बहुत अच्छे तरीके से सीख करके आया हो, लेकिन कोई नहीं, आप इस क्लासेस को कंटिन्यू करो, आपको कुछ नया चीज सीखने को जरूर मिलेगा। तो यहां पे हम लोग थोड़ा डेफिनेशन देखेंगे कि आखिर है क्या डेफिनेशन, क्योंकि फर्स्ट क्लास में जो स्टार्टिंग का क्लासेस है ना, वहां पे थोड़ा बेसिक सीख ही लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय में कुछ ऐसा बात आए तो वो मेरे को याद रहे। तो यहां पे कहता है ना कि हमारा रैशनल फंक्शन है क्या, तो कहता है ए रैशनल फंक्शन इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ए रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल क्या होता है? तो यहां पे लिखना ax² प्लस bx प्लस c। आप पढ़े होंगे जिसको क्वाड्रेटिक कहते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर यहां पे 0 लग जाए तो इसको हम लोग कहते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है, ये पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसका जो वेरिएबल का पावर है ना, ये वेरिएबल का जो पावर है ना, वो नॉन निगेटिव इंटीजर है। और ये इंटीजर क्या होता है? तो सर ये इंटीजर जो होगा ना, इस इंटीजर को हम लोग कहते हैं 1 2 3 4। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर का बात कर रहे हैं एंड सो ऑन। जब पॉजिटिव इंटीजर का बात करेंगे तो 1 से स्टार्ट होगा और ये पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर के इक्वल भी होता है। तो यहां पे कहता है ए रैशनल फंक्शन इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल। रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, यानी कि हमारे पास हो सकता है यहां पे पॉलिनोमियल फर्स्ट पॉलिनोमियल होगा और यहां पे पॉलिनोमियल हमारा सेकेंड पॉलिनोमियल होगा, p ऑफ x और q ऑफ x। It is generally expressed the form f of x is equal to, यहां पे भी पॉलिनोमियल है और यहां पे भी पॉलिनोमियल है, यानी कि x जो वेरिएबल्स होंगे वो वेरिएबल्स का पावर निगेटिव नहीं होगा। ना ही ये वेरिएबल का पावर निगेटिव होगा और ना ही ये वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में होगा। मतलब मेरे पास यहां पे भी पॉलिनोमियल होगा और यहां पे भी पॉलिनोमियल होगा, वेयर p ऑफ x एंड q ऑफ x आर पॉलिनोमियल इन x होगा, जहां पे q ऑफ x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता है। In this chapter we will learn how to evaluate the integration of, integral of first rational function expression contain only polynomials term। और अगर irrational function आएगा
तो एक्सप्रेशन कंटेनिंग रूट, और रूट्स आएगा मींस सिर्फ लाइक स्क्वायर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। किसका आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है सर। अब यहां पे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे? टू इवेलुएट दिस इंटीग्रल्स, वो रैशनल हो या इरेशनल हो, वी विल प्राइमरी वी यूज द फॉलोइंग टेक्निक्स। पहला टेक्निक क्या है? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्लास 12 में पढ़े हैं, उसको यूज करेंगे। रिप्लेसिंग ए वेरिएबल टू सिंप्लीफाई द इंटीग्रांड। फिर सेकंड में क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। कहीं कहीं पे हम लोग को इंटीग्रेशन बाय पार्ट का भी यूज करना पड़ेगा। और थर्ड में क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन। पहला मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन। नोट करके लिखा हुआ है, दिस स्पेसिफिक टॉपिक विल बी कवर्ड इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। ये जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा ना, रैशनल फंक्शन का जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा, उसको नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहां पे क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ इरैशनल फंक्शंस, जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इरैशनल फंक्शन को? we being with simple problem where the integrand involves a linear term and square root। मीन्स हमारा एक लीनियर टर्म होगा और एक स्क्वायर रूट होगा। किसका बात कर रहे हैं सर? हम लोग बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ इरैशनल फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ इरैशनल फंक्शन में हम लोग क्या देखने वाले हैं सर? हम लोग देखने वाले हैं इस तरह का फॉर्म, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई p इंटू रूट क्यू, p इंटू रूट क्यू, वेयर चाहे q इज द इनसाइड द स्क्वायर रूट, q इनसाइड द स्क्वायर रूट होगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है। q के अंदर में जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, एंड p आउटसाइड द स्क्वायर रूट कैन बी आइदर, वो लीनियर भी हो सकता है और क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, वो लीनियर भी हो सकता है और क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। केस 1 सर, अगर ये लीनियर है, स्क्वायर रूट के अंदर में तो लीनियर ही होगा, यहां पे भी लीनियर है, दोनों में स्क्वायर रूट के अंदर में जो टर्म है वो लीनियर है, लेकिन उसके बाहर जो आउटसाइड है वो लीनियर हो सकता है या क्वाड्रेटिक हो सकता है, वो लीनियर हो सकता है या क्वाड्रेटिक हो सकता है। मेरे पास ये दो फॉर्म आएगा इरैशनल फंक्शन। तो यहां पे हम लोग यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूशन, द सब्स्टिट्यूशन रूल इन बोथ ऑफ द केसेस अबव, जो पहले हम लोग देख लिए थे, वेयर द टर्म इनसाइड द स्क्वायर रूट, जो टर्म स्क्वायर रूट के अंदर में जो लीनियर है, स्क्वायर रूट इज लीनियर, द स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन इज put the expression under the square root equal to t square। यानी कि रूट अंडर में जो है ना, यानी कि px प्लस q को आप क्या मान लेना? t। तो रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? px प्लस q इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, p dx बाई dx, अगर x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो dx बाई dx हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और 2 स्क्वायर t स्क्वायर का 2t, और t का क्या होगा? dt डिवाइडेड बाई dx हो जाएगा। dx dx कैंसिल हुआ, यहाँ पे p हो जाएगा और इधर आएगा dx, इधर क्या आ जाएगा? dx, और ये क्या होगा? 2t इंटू dt। ऐसा तो हम ऐसा लिख सकते हैं, p और x की जगह पे dx, q तो 0 और t स्क्वायर का 2t इंटू dt हो जाएगा। फिर dx का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे और एग्जाम्पल समझने के बाद देखेंगे कि क्या सर हम लोग जो एक्सरसाइज स्टार्ट करा है उसमें क्या इसी रूल को हम लोग डिस्कशन करेंगे। यस, हाँ देखते हैं। यहां पे कुछ लिखा हुआ है इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन में ये जो टर्म है वो हमारा लीनियर है स्क्वायर रूट के बगल में, और ये भी लीनियर है, ये तो हमेशा लीनियर रहेगा। जब ऐसा इंटीग्रेशन आ जाए तो हम इस
को लेट आई इज इक्वल टू इतना मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इस इंटीग्रेशन को आई मान लिए। स्टेप नंबर 1 लिखने का जरूरत नहीं है, केवल आपके माइंड में चलेगा कि सबसे पहला स्टेप होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब इस पूरे टर्म को क्या मान लिया जाएगा, टी, यानी कि 2x + 1 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। टी मानो, जेड मानो, कुछ भी मान लो। फिर इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे और ये रिजल्ट आएगा dx का। तो चलिए यहां तक समझते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है रूट अंडर 2x + 1 इज इक्वल टू जेड, मीन्स क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 2x + 1 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। यस सर। यहां पे आप देखना 2x इज इक्वल टू जेड स्क्वायर -1 भी कर सकते हो। देन अब हम इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, 2x का dx हो जाएगा और जेड स्क्वायर का क्या होगा 2z इंटू dz, क्योंकि 1 का कांस्टेंट है, कैंसिल, तो dx इज इक्वल टू z इंटू dz, z इंटू dz। तो dx को हम लोग क्या लिखेंगे, z इंटू dz। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ z, x का वैल्यू टर्म ऑफ z में वैल्यू फाइंड करना है। तो x इक्वल टू इतना होगा क्या, तो सर यहां पे देखो ना, x का वैल्यू अगर हम निकाले तो क्या हम x को लिख सकते हैं z स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2। यस सर, इतना लिख सकते हो आप। स्टेप नंबर 2 नहीं लिखने की जरूरत है ये, लेकिन हाँ पूरे इंटीग्रेशन को अब हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना होगा। जहां पे x है, x और dx को किस में कन्वर्ट करना होगा, z में। तो यहां पे x + 2 है ना, और यहां पे ये है और फिर ये है, तो क्या किया गया है सो देखना सर। तो सर इंटीग्रेशन में कहीं पे x + 2 था, तो x + 2 की जगह पे क्या लिखा गया है, x की जगह पे उसका वैल्यू +2, इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई किया गया और इतना है। मीन्स यहां पे आप देखो x + 2 है और x की जगह पे क्या लिखा है z स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2 और ये +2। ऐसा क्यों सर, तो देखो यहां x का वैल्यू क्या है, z स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2। यहां पे आप देखो z स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये पूरे इंटीग्रेशन को किस में कन्वर्ट करना है, z के फॉर्म में। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, z स्क्वायर -1 एंड 2 2 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, z स्क्वायर +3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x + 2 को हम लोग इतना लिख सकते हैं, लिखा हुआ है। therefore I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 जो है ना, x + 2 की जगह पे क्या लिखेंगे, z स्क्वायर +3 डिवाइडेड बाई 2, इतना लिख दिए। इस पूरे टर्म के जगह पे इतना लिखा गया, क्योंकि x + 2 का वैल्यू इतना है। सर इस पूरे टर्म को आप क्या माने हो, तो इस पूरे टर्म को आप z माने हो, तो बतलाओ यहां पे क्या लिखोगे। सर यहां पे z लिखेंगे, ये 2 है ना, और dx का वैल्यू था, तो dx का वैल्यू कितना आया था सर, तो dx का वैल्यू आप देखेंगे, dx इज इक्वल टू कहीं पिलाए हैं z इंटू dz, dx इज इक्वल टू क्या है, z इंटू dz। तो हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं यहां पे z इंटू dz, z इंटू dz। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 बाहर होगा, ये z इंटू जेड क्या हो जाएगा, z स्क्वायर, और यहां पे आप लिखेंगे z स्क्वायर +3 इंटू dz, लिख लो सर। अब ये z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो ये z रेज टू द पावर कितना हो जाएगा सर, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ z रेज टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू जेड स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा dz, इतना हो जाएगा। z रेज टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू जेड स्क्वायर इंटू dz। स्टेप नंबर 3 में आपको इंटीग्रेट करना है, तो जब z रेज टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 5 यहां पे 3 होगा,
3 कैंसिल हो गया, z का पावर 3 है और z का पावर 5 है, तो z क्यूब कॉमन आएगा। यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि यहाँ पे z क्यूब कॉमन निकालेंगे, अब z की जगह पे उसका वैल्यू रख देंगे, z का जो वैल्यू है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मीन्स ये हमारा क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 z रेज टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन करा जाएगा, तो z का पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 इंटू जेड क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। सर 3 कैंसिल हो गया, क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई जेड रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस जेड क्यूब, यस सर, प्लस सी। जेड क्यूब बाहर आ जाएगा सर, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 जेड क्यूब हम लोग बाहर निकाल देंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो 1 यहां पे क्या होगा जेड स्क्वायर, यहां पे होगा जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 और यहां पे 1 प्लस सी। इतना आ जाने के बाद इतना आ जाने के बाद अब क्या करोगे, उसकी जगह पे वैल्यू रखोगे, क्या रखोगे, वैल्यू। मीन्स सर हम यहां पे क्या लिखने वाले हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 और z के जगह पे उसका वैल्यू रखेंगे रूट अंडर 2x प्लस 1, z का वैल्यू इतना ही था और उसका पावर 3, तो यहां पे क्या लिखेंगे, रूट अंडर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 एंड प्लस सी। मीन्स क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 प्लस सी, ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2x प्लस 1 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। अब एलसीएम ले लेते हैं, 2x प्लस 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, यहां पे लिखेंगे 2x प्लस 1 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2, यहां पे क्या होगा 2x प्लस 6, 5 1 6 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा सर, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2, यहां पे लिखेंगे 2x प्लस 1 टू द पावर 3 बाई 2, 2 कॉमन निकाल लोगे ना तो यहां पे क्या होगा 2 कॉमन आएगा, तो ये x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या लिखेंगे 2x प्लस 1 टू द पावर 3 बाई 2 इंटू x प्लस 3 प्लस सी। वन बाई 5 आया, हम लोग के पास है क्या 1 बाई 5, हाँ यहाँ पे 5 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5, फिर ये टर्म को लिखा और उसके बाद ये टर्म को लिखा, 1 बाई 5 x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1 टू द पावर 3 बाई 2। एक बार पीछे पलट करके देख लेना, अब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप इसको देख सकते हो, हम कोशिश करेंगे कि आपको समझाते हुए आगे चलते जाए, लाइन बाय लाइन ना पढ़े लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाए। मतलब हमारे पास क्या है यहाँ पे देखना, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू रूट अंडर कितना, इंटू रूट अंडर x प्लस 2। जब स्क्वायर रूट के अंदर में जो नंबर होंगे ना, जो वेरिएबल्स होंगे वो लीनियर होगा, और इधर वाला क्या होगा, लीनियर भी हो सकता है और क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर हो सकता है और क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। रूल क्या था, जो Q होगा, जैसे यहां पे P और Q रूट के अंदर में होगा, तो Q हमेशा क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। हाँ, लेकिन हमारा जो P होगा वो P हमारा क्या होगा, या लीनियर होगा या क्वाड्रेटिक होगा, लीनियर हो सकता है या क्वाड्रेटिक हो सकता है। तो यहां पे जो P है ना हमारा वो लीनियर है और ये Q जो है वो क्वाड्रेटिक है।
तो फिर से हम रूट अंडर किसको, रूट अंडर x प्लस 2 को क्या मान लेते हैं, z। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 2 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। क्या हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 2, लिख दो सर। तो आप यहां पे देखो x प्लस 4, हाँ यहां पे x प्लस 4 है, मीन्स x प्लस 4 है, ये भी 4 है और ये 4 है। तो क्या हम x प्लस 4 को लिख सकते हैं जेड स्क्वायर, लिख दो। तो अब हम इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx इज इक्वल टू 2z इंटू dz होगा, और x को हम z के फॉर्म में लिख दिए। dx इज इक्वल टू 2z इंटू dz आ गया, dx इज इक्वल टू 2z इंटू dz आ गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे मींस i इज इक्वल टू, यहां पे तो 2 होगा और x के जगह पे किस फॉर्म में लिखेंगे, तो यहां पे जेड स्क्वायर माइनस 4, जेड स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3। यहां पे 2 है, एक्स स्क्वायर की जगह पे उसका वैल्यू प्लस 3, और ये रूट वाले टर्म के जगह पे क्या लिखेंगे, जेड। क्या लिखेंगे, जेड। और dx का वैल्यू क्या होगा, 2z इंटू dz। सर 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहां पे क्या है 2 जेड स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3, और z इंटू जेड क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर इंटू dz। यहां पे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या इतना समझ में आया? ऑल्सो जेड स्क्वायर माइनस 4 इतना आया। अब 2x स्क्वायर प्लस 3 को सिंप्लीफाई किया, 2x स्क्वायर प्लस 3 यानी कि 2x स्क्वायर के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, जेड स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये पूरा टर्म सिंप्लीफाई एंड इतना आ गया। इस वैल्यू को इतना रखा और यहां पे z रखा और ये dx की जगह पे इतना वैल्यू रखा। तो देखो ना सर 2 यहां पे क्या है, जेड स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3। अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई है और प्लस 3, तो ये क्या होगा 2 जेड का स्क्वायर जेड का पावर 4 हो जाएगा, 2 4 जा 8 जेड स्क्वायर होगा और ये 16 हो जाएगा प्लस 3। ये कितना हो जाएगा 2 जेड का पावर 4, 8 2 जा 16 जेड स्क्वायर, 16 2 जा 32 प्लस 3। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 2 जेड का पावर 4 माइनस 16 जेड स्क्वायर प्लस 35 प्लस 35। तो ये रखने के बाद इतना आ गया, और आप यहां पे देखेंगे इसका वैल्यू तो आ चुका है इतना, इसका वैल्यू कितना था z, और dx का वैल्यू कितना था, तो dx का वैल्यू 2z इंटू dz था। तो हम इस पूरे टर्म को ऐसा लिखने वाले, इतना इंटू जेड इंटू 2z स्क्वायर। तो 2 तो बाहर हो जाएगा, यस सर, और जेड से मल्टीप्लाई करके जेड स्क्वायर हो जाएगा, और ये पूरा टर्म जेड स्क्वायर सारे टर्म से मल्टीप्लाई करा, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो पावर 6, इससे मल्टीप्लाई करा तो पावर 4, और इससे मल्टीप्लाई करा तो जेड स्क्वायर। अब इस पूरे टर्म को इंटीग्रेशन करना है, यानी कि i इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है 2 इससे मल्टीप्लाई करा तो 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, इंटीग्रेशन ऑफ जेड रेज टू द पावर 6 इंटू dz, ये 32 हो जाएगा, जेड का पावर 5 इंटू dz, ये 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर। तो सर यहां पे 4
z का पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 लिखेंगे आप यहाँ पे, -32 z का पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 लिखेंगे, यहाँ पे 70 और z का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 लिखेंगे प्लस c, 2 3 एंड 16। क्या इतना लिखा गया है? सॉरी, यहाँ पे z का पावर 4 था, यानी कि z का पावर 5/5 होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, 32 डिवाइडेड बाई 5 होगा, 16 है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना आ ही जाएगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, छोड़ देते हैं ऐसे ही। अब यहाँ पे z का पावर 3 है, z का पावर 5 है और z का पावर 7 है, तो क्या z³ कॉमन निकल सकता है? निकाल दो। तो यहाँ पे क्या होगा, 2/7 z का पावर 4 -16 डिवाइडेड बाई 5 z स्क्वायर, और ये 35 डिवाइडेड बाई 3 होगा। अब z के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, उसका वैल्यू। तो i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू रूट अंडर z के जगह पे x + 4 का पावर 3, 2/7 इस z के जगह पे क्या लिखेंगे, रूट अंडर x + 4 टू द पावर 4 -16/5 रूट अंडर x + 4 टू द पावर 2, और ये कितना होगा, 35 डिवाइडेड बाई 3, 35 डिवाइडेड बाई 3। रूट को हटाएंगे तो पावर 1/2 होगा, और 1/2 पावर से मल्टीप्लाई करा, रूट हटेगा तो 1/2 होगा, और 1/2 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या, 2 इंटू x + 4 टू द पावर 3/2 होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2/7, यहाँ पे x + 4 का पावर 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा, -16 डिवाइडेड बाई 5 x + 4 होगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 35 डिवाइडेड बाई 3। फिर यहाँ पे 7, 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो 7, 5 और 3 का एलसीएम 105, 7 3 21 और 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5, 5 2 10, यानी कि 105 होगा। अब इसका एलसीएम 105, तो 7 से जब इसको डिवाइड करा तो 15 टाइम में, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 30। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर में सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा, और 21 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पे इतना आएगा 35, और मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करा जाएगा, सबट्रैक्ट किया जाएगा, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट इतना आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है वो देखिए, 2x + 1 डिवाइडेड बाई लीनियर, ये भी लीनियर है, तो हम इस पूरे टर्म को क्या मान लेंगे, z, ये हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बतलाएंगे। तो आई होप आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेशन में जरूर पूछें, मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी मैथ्स को इजी तरीके से सीख सके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मैथ्स विद संदीप भट्ट फॉर सच कॉन्सेप्चुअल वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बिकॉज मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। Thank you so much for watching this video.